खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में राजनीति का खेल हर दिन नया मोड़ ले रहा है। सियासत में बगावत से अदावत का सफर पूरा नहीं हुआ, अब हर दिन अदालत के खेल में नया मोड़ आ रहा है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को सूबे की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है। स्टे एप्लीकेशन पर एकल पीठ 11 अगस्त को सुनवाई करेगी, लेकिन अब विलय का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बीएसपी के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और हाईकोर्ट में लंबित मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। यानी बीएसपी विधायकों को राजस्थान हाईकोर्ट में आगे की राह मुश्किल लग रही है और शायद यही वजह है कि विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट में लंबित मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की है, क्योंकि बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस में विलय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताया है। तो मरुधरा में सियासी शह और मात के खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल यह भी है कि क्या बीएसपी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर स्पीकर की तरह बीएसपी के विधायक भी याचिका वापस ले लेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। अभी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब जुड़ गए हैं। ए.के. जैन साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये मामला एकल पीठ में 11 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है, नोटिस तलब होने हैं, नोटिस पर जवाब देना है, तो जवाब देने से पहले डिवीजन बेंच जाने की जगह सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक लीगल टैक्टिस है जो कि बसपा से कांग्रेस में आए हुए एमएलएज ने या कहें कि कांग्रेस द्वारा अडॉप्ट की जा रही है। जी, जहाँ तक एडवर्स ऑर्डर का पास है सवाल है, सिंगल बेंच ने कोई एडवर्स ऑर्डर अभी तक बसपा के विधायकों के मामले में पास नहीं किया है, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने तो नोटिस भी 2 दिन की सुनवाई के बाद जारी किए थे। ठीक, जो कांग्रेस का रिबेल ग्रुप है या बसपा से जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, यदि उनके विरुद्ध उन्हें लगता है कि कुछ एडवर्स ऑर्डर से हुए हैं, एडवर्स जैसे ऑर्डर हुए हैं, तो वो खंडपीठ ने किए हैं और ये मामला भी खंडपीठ में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी ये कहकर कि हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, तो शायद वो सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि किसी विधिक राय के अनुसार, चूँकि इस तरह के शायद हो सकता है गोवा के या कहीं और के शायद कुछ मैटर्स पेंडिंग हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए सिर्फ एक डिले करने के आशय से कि भाई इस मैटर को भी, क्योंकि इसी से जैसे मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहाँ ये डिसाइड होना है कि मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है और या मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कौन डिसाइड करेगा, इन सब बातों को लेकर हो सकता है सिर्फ एक डिले करने के आशय से उन्होंने एक याचिका लगाई हो। परंतु यदि ये याचिका लगाई भी गई है तो ये कोई इतनी अर्जेंट प्रकृति की नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत सारे मैटर राजस्थान हाई कोर्ट से विड्रॉ कर ले वहाँ पर, कि सिर्फ इस ग्राउंड पर कि सिमिलर मैटर वहाँ चल रहे हैं, जबकि डीबी ने इसके साथ साथ एक स्टे ऑर्डर भी जबकि पेंडिंग पड़ा हुआ है जिस पर सुनवाई होनी बाकी। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या तो इस याचिका को पेंडिंग किया जा सकता है या फिर इसको खारिज किया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि पहले आप एकल पीठ में जाइए, डिवीजन बेंच में जाइए और फिर वहां से आइए। देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भी सही और सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करना चाहेगा कि भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया जाए, पर चूँकि 14 तारीख को विधानसभा बुलाई गई है और 11 तारीख को स्टे के मैटर को लेकर एकल पीठ में मामला लंबित है, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट अगर ये समझे कि ये मामला कोई बड़ा विधिक प्रश्न इन्वॉल्व है जिसमें ऑलरेडी दूसरे मैटर्स चल रहे हैं और इसको वहाँ मंगाना आवश्यक है कि रिलेटेड मैटर्स को देखते हुए, ताकि कंट्राडिक्टरी व्यू नहीं आए, तो उस हालत में सुप्रीम कोर्ट ये छूट तो दे ही सकती है कि जो अंतरिम आदेश की बाबत सुनवाई है वो राजस्थान उच्च न्यायालय पूरी करके दे। मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन है ये भी उसी तरीके से गलत डिसीजन है जैसे कि स्पीकर द्वारा सिर्फ जो एक बहुत ही एक आदेशिका हुई थी डीवी की कि भाई हम आप रिक्वेस्ट करते हैं और बाद में उन्होंने लिख दिया था कि वे डायरेक्टेड्स हो,
उसको लेकर वो जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है वापस बीएसपी की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसको वापस ले लिया जाए। ये बसपा ने नहीं की, मेरे ख्याल से बीएसपी के विधायकों ने दायर की है। जी। जो कांग्रेस में आए हुए 6 विधायक हैं उन्होंने दायर की, बसपा ने ये विधायक दायर नहीं की, क्योंकि बसपा के पास तो प्रश्न ही आता कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में ही जाना था तो फिर आप हाईकोर्ट में क्यों आए। नहीं सर, जो कांग्रेस के अंदर विलय कर गए, जिनको डर है कि शायद या तो उनकी वोटिंग को स्टे कर दिया जाएगा या फिर उनके विलय को खारिज कर दिया जाएगा, उन्होंने ये जो आधार लिया है ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टेनेबल नहीं है और शायद हो सकता है इसका आश्रय सीपी जोशी जैसी याचिका का नहीं हो जाए। जी। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि एकल पीठ के अंदर 11 तारीख को फैसला इस पर आना है, तो क्या ये डर अभी से सता रहा है कि शायद या तो उनकी वोटिंग को स्टे कर दिया जाए या फिर विलय को खारिज कर दिया जाए। इस कंडीशन में भी तो सर उनके पास डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट जाने का एक रास्ता बचता है, तो उस फैसले से पहले ही वहां जाना, इसको आप क्या देखते हैं? जल्दबाजी सिर्फ? देखिए 11 तारीख को जो सिंगल बेंच के सामने मामला है उसने डीबी ने भी एक गोलमोल शब्दों में आदेश पास किया है। जी। डीबी ने कहीं ये नहीं कहा कि उसी दिन आदेश पारित करने के लिए हम डायरेक्शन देते हैं। डीबी ने कहा था कि हमें विश्वास है कि उस दिन एकल पीठ उस दिन मामले की सुनवाई कर आदेश पारित कर देगी जी। और पर ऐसा कोई बाइंडिंग उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि कई परिस्थितियां होता हैं जिस कारण से सुनवाई टल जाती है, कई परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण सुनवाई पूरी नहीं हो पाती जी। परंतु ठीक है सर, हमारे साथ न्यायाधीश जस्टिस पानाचंद जैन जी जुड़ गए हैं। पानाचंद जी, सर स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है कि एकल पीठ के अंदर इस पर 11 तारीख को सुनवाई होनी है, क्योंकि नोटिस का जवाब देना है, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रास्ता करना, आपको लगता है कि यह जल्दबाजी है या फिर सही फैसला है? देखिएगा, 11 तारीख को जो केस लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि जो स्थगन आदेश के लिए एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन को एकल पीठ को फाइनली डिसाइड करना है। अब ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या उस रोज इसको डिसाइड किया जा सकता है या उस दिन नहीं किया जा सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि डीबी ने जो है इसको वास्तव में जो है एकल पीठ को कहकर और स्टे एप्लीकेशन पर इसका निर्णय देने की जगह डीबी को ये निर्देश देना चाहिए था कि ये केस ऐसा है कि जिसमें स्टे एप्लीकेशन पर और फाइनल बहस में दोनों सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर निर्भर करती है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए फाइनली डिसाइड करने के लिए निर्देश देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिया। अगर यहाँ पर एकल पीठ के सामने भी यदि ये कोई इस तरह का प्रार्थना पत्र लेकर आ सकता है कि साहब इसको फाइनली डिसाइड क्यों नहीं कर देते हैं, तो 11 तारीख की जगह 12 तारीख भी हो सकती है और कोर्ट इसको डिसाइड कर सकती है। इस डिसाइड करने में डीबी का जो निर्णय है वो किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं होगा और बाधक नहीं बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है वास्तव में, क्योंकि अगर मान लीजिएगा एकल पीठ ने स्टे एप्लीकेशन पर निर्णय दिया और ये निर्णय दिया कि इन 6 विधायकों को मतदान से रोका जाना चाहिए, रोक दिया गया है, परिणाम क्या होगा कि 102 में से 6 निकल जाएंगे, 96 व्यक्ति जो है मतदान करेंगे। जो मतदान का जो रिजल्ट होगा वो तो अधर्मी ही रहेगा, फाइनल तो हो नहीं सकता वो, जब तक इन 6 का निर्णय नहीं हो जाए फाइनली। तो फिर विधानसभा की परिस्थिति क्या रहेगी, उस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है उसका क्या होगा। ये बड़ी एक कठिन समस्या है जो आगे जाकर 14 तारीख को जो है जब ये केस लगेगा तब भी आएगी, 11 तारीख को केस ये लगेगा तो भी आएगी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ये समस्या आएगी कि अल्टीमेटली होगा क्या। इसलिए सही स्थिति तो यह है कि इस केस को एकल पीठ को फाइनली डिसाइड करना चाहिए, चाहे फाइनल डिसाइड करने में 1 दिन या 2 दिन लगे, हो सकता है कोई टाइम मांगे। यूँ इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है दोनों पार्टीज़ को मालूम है कि क्या है। प्रश्न तो इतना ही है ना, क्या ये 6 विधायक का जो मर्जर हुआ है या नहीं हुआ है। अब इस मर्जर में भी जो है 2 स्थिति पैदा होती है कि पैरा 2 जो 10वीं अनुसूची का है संविधान की, उस संविधान की सूची के अनुसार यहाँ पर यह हुआ है कि बसपा के जो है 6 विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़कर
और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन दिया है और रेजिग्नेशन प्रिज्यूम किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो पैरा नंबर 2 के अनुसार अगर देखा जाए तो ये यूं ही जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मर्डर के भी सवाल नहीं है, मर्डर का प्रश्न तो बात का है। मर्डर में भी पोजीशन ये है कि ये मर्डर जो है व्यक्तियों का हुआ है, कोई पार्टीज का मर्डर नहीं हुआ है। पार्टी के मर्डर में जो है बसपा का कोई नेता, या तो लोकल नेता होता, डिस्ट्रिक्ट का नेता होता या सेंटर का नेता होता, वो डिसीजन लेकर और इसका निर्णय देता मर्डर का, तो प्रश्न दूसरा होता। लेकिन यहाँ पर इस तरह का मर्डर हुआ नहीं है, केवल एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसलिए पैरा नंबर 2 के अनुसार जो है, मेरी राय के अनुसार तो जो है ये स्वतः ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका इसमें हमें देना पड़ेगा। अभी जो पहली वाली पिटीशन है उसमें भी 19 आदमियों का सवाल पैदा होता है। जब तक वो फाइनली डिसाइड नहीं होंगे वहाँ क्या होगा। जब वास्तव में जो है मतदान होगा 14 तारीख को, तो मतदान की स्थिति क्या आएगी, उनकी क्या स्थिति रहेगी, उनका फाइनल जो है स्टेटस क्या है, ये किसी ने भी समझाया नहीं है, न अभी तक समझ में आ रहा है। गणित के दृष्टिकोण से देखें तो 102 में से 6 निकल जाते हैं तो 96 रहते हैं। 96 का 50% होता है 98 में भवनलाल जो है बीमार है तो 97 रह गया। 97 में से जो है ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं आप इसको निकाल दो और एक वोट जो है स्पीकर का निकाल दो, तो कितने रहेंगे, 94 रहते हैं जी। और बीजेपी के जो मत हैं वे 72 प्लस 22 94 रहते हैं। तो एक बड़ी सारी समस्याएं इसमें आएंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 19 को माने या न माने, 6 को माने या न माने, तो समस्याएं एक नहीं है, समस्याएं अनेक हैं। फाइनल डिसीजन किसका भी नहीं है, इसलिए बिना फाइनल डिसीजन लिए अगर मतदान कॉन्फिडेंस मोशन पे होता है। दूसरा, अगर हम विप के दृष्टिकोण से देखें तो विप के संबंध में जो 10वां शेड्यूल है, वो 10वां शेड्यूल एक प्रक्रिया मात्र है, वो सब्सटेंटियल लॉ नहीं है। और मतदान कैसे किया जाएगा, विप का प्रयोग कैसे किया जाएगा, ये कहीं पर भी जो है 10th सूची में लिखा हुआ नहीं है जी। केवल इतना सा कानून मिलता है कि विप जो है बहुत ही कठिन समस्याएं जहाँ पर पैदा हों वहाँ पर दिया जाता है। और विप का जो है जब संसद की या सदन की कार्रवाई, असेंबली की कार्रवाई लागू हो उस समय होता है। और उस समय भी स्थिति में वह जब कोई सरकार गिरने वाली हो उस समय जो है विप का प्रयोग किया जाता है। ऐसा जो है 117th जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो इसको बहुत सारी दृष्टिकोण हैं जिससे हमें इसको देखना पड़ेगा। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। मुझे लगता है कि इस केस को काफी समझने में आपके इस वक्तव्य के जरिए आसानी हुई होगी। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीएसपी अधिवक्ता दिनेश कुमार गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ आपके जो 6 विधायक थे और अब जो कांग्रेस के हो चुके हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जो 11 तारीख को होना है आपको लगता है उसमें बाधा आएगी? सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मेरे को न्यूज़ चैनल के जरिए जानकारी मिली है, उन्होंने कोई ट्रांसफ़र पिटीशन वहाँ लगाई है और ये रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि राजस्थान उच्च न्यायालय में जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा रिट याचिका दायर की गई है जिसकी सुनवाई 11 तारीख को निश्चित है, उसको ट्रांसफ़र करके सुप्रीम कोर्ट ही मंगाया जाए सुनवाई के लिए। तो भारतीय संविधान हर भारतीय नागरिक को एक अधिकार देता है कि वो कोई भी रेमेडी जो लॉ में अवेलेबल है उसको अवेल कर सकता है। उन्होंने की है जी। अब माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर क्या निर्णय देती है ये देखो, उस पर सुनवाई। अच्छा, इसके लिए आपको लगता है क्या ग्राउंड क्या तैयार किया गया होगा? अभी क्योंकि हमारे पास ना तो पिटीशन की कॉपी है ना कुछ, उन्होंने क्या आधार बनाए हैं, क्या आधार लिए हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। पूनम चंद भंडारी जी, आप बता पाएंगे क्या कुछ आधार हो सकते हैं जिसके जरिए वो इसको ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट करना चाहते हैं? देखिए, आधार तो बहुत है इसके अंदर। 11 तारीख को लगा हुआ है सिंगल बेंच के यहाँ, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैं जैन साहब से इस बात पर सहमत नहीं हूँ। टीबी ने ऑर्डर दिया है, इनको ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं आपको 4 लाइन पढ़ के बता दूँ उस पहले की।
जो डीबी ने पारित किया था, पर्सनल जो ऑर्डर दिया था, वी रिमेन कॉन्फिडेंट दैट द ऑनरेबल सुप्रीम जज विल ऑनरेबल सिंगल जज will hear and dispose of the stay application filed by the appellant on the same day in accordance with law and without in any manner being prejudiced by any direction। यानी डीबी ने कह दिया है कि आपको उस दिन स्टे अभी तय करनी है। अब सिंगल जज के पास कोई दूसरी रेमेडी नहीं है, उनको तय करनी पड़ेगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो अगर मैं होता तो क्या करता जी। मैं तो एक बात पहले होता तो रिव्यू लगाता इस ऑर्डर के अंदर, डीबी के अंदर या एमएलए की तरफ से, कि आपने हमको बिना सुने ऑर्डर कर दिया। ये कौन सा कानून आ गया इस देश के अंदर? डीबी स्पेशल अपील लगी है, हमें नोटिस जारी नहीं हो रहा है और आप ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ट्रांसफर पेटिशन जाने का मतलब ये है कि जो डीबी ने ऑर्डर किया वो ऑर्डर गलत है। मैं कहता हूँ ऑर्डर गलत है वो, क्योंकि सिंगल बेंच को ऑर्डर किया ही नहीं है, आप डीबी में पहुँच गए और डीबी तामील के ऑर्डर साथ साथ ये डायरेक्शन ऑर्डर ये तय कर दो। यानी इनके मन में एक शक पैदा हो गया कि डीबी ने ये ऑर्डर कर दिया है, सिंगल बेंच को उस दिन तय करना है। 7 तारीख को भी नोटिस मिले हैं इनको, एडवोकेट से कंसल्ट करेंगे, जवाब तैयार होगा, जवाब पेश होता है। उसके अलावा कई प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस भी हम रेज करते हैं। जैसे अगर मैं हूँ उसके अंदर, तो मैं सबसे पहले उस दिन एक एप्लीकेशन लगाऊंगा कि शेड्यूल 10(21)A इज़ ऑलरेडी एडमिटेड बाई दिस कोर्ट। डीबी ने कर रखा है उसको, वहाँ मैटर पेंडिंग है। जब वहाँ मैटर पेंडिंग है तो आप सुन नहीं सकते, इस मैटर को वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो तय करेंगे ना। अगर मान लीजिए वो 10(21)A को स्ट्राइक डाउन कर देते हैं तो इस सीट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो अब उनको ये शक, इस बात का मतलब मन में संदेह हो गया इनको कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, उस दिन कोर्ट को स्टे अपील तय करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चूंकि सिंगल बेंच पे बहुत दबाव आ गया अभी ये आने का, तो वो जल्दी सुनवाई करेंगे। आप करना होता है रात को लेट आवर्स तक बैठ जाएं, जो ऑर्डर है, क्योंकि ये एक तरह से डायरेक्शन है, ऑर्डर है उनको कि आप तय करना ही करना है। तो ये उनके अधिकारों पर जो है ना, ये हनन है उनके अधिकारों का। इसे गए हैं कि हमें सिंगल बेंच में, अब उस दिन हम ना तो अभी कोई बात ही नहीं है और आप स्टे तय कर दो, ये ऑर्डर करना भी गलत है ये। उसके अलावा डीबी, उनके मन में ये हो रहा होगा कि सिंगल बेंच ने यदि उस दिन 11 तारीख को ऑर्डर कर दिया, चाहे पक्ष का जो खिलाफ करो, अगर वो खिलाफ होगा तो जाएंगे डीबी के अंदर। डीबी से उनको उम्मीद नहीं है जो फैसला कर रहे हैं, तो फिर वही दिक्कत आएगी। इसीलिए डीबी ने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर मेरी राय के अंदर बिल्कुल गलत ऑर्डर है। इस प्रकार का ऑर्डर नहीं करना चाहिए। सिंगल बेंच को अपने विवेक के हिसाब से, जैन साहब, क्या अभी इसको पूरे को गलत मानते हैं? देखिए, मुझे पता नहीं भंडारी साहब को क्या जानकारी है, गर्ग साहब को क्या जानकारी है, पर जो मुझे कहीं से सूचना मिली है वो उन्होंने इसको पिटीशन को ट्रांसफ़र का ग्राउंड किसी हंच या अप्रीहेंशन की वजह से नहीं लगाया है, पर वो इस आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए ले गए हैं कि गोवा का मामला वहाँ पर लंबित है। गोवा का मामला मैं रिमाइंड कर दूं कि क्या हुआ था। 15 में से 10 कांग्रेस के, 2015-19 में 15 में से 10 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में, जो और इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी, वो बीजेपी में मर्ज हो गए थे। और गोवा के स्पीकर ने उस मर्जर को फाइनली अप्रूव कर दिया था और उस मर्जर को सही मांगा था। राजस्थान में बीजेपी दूसरा स्टैंड ले रही है कि पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर नहीं हो सकता, पर गोवा में इन्होंने खुद ने किया है। ये रिकॉर्ड की बात है, जिसको ग्राउंड ये बनाया गया, जिसकी वजह से कपिल सिब्बल ने वहां कर गोवा के प्रदेश कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। और उस याचिका में 1 जून 2020 को स्पीकर और उन 10 एमएलए को नोटिस जारी किए गए हैं। और ये नोटिस भी चीफ जस्टिस बोबडे और उनके साथ 2 अन्य जजेज की बेंच ने दायर की है। तो इनका ये कहना है कि सिमिलर मैटर जब सुप्रीम कोर्ट सीज भी दे इस कानूनी पॉइंट को कि भाई मर्जर क्या लेजिस्लेटिव पार्टी का हो सकता है या अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है तो क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय इस मामले पर नहीं है। एकमात्र निर्णय पंजाब एंड हरियाणा का है बलजीत सिंह भुल्लर के मामले में, जिसमें उन्होंने एमएलएस के निर्णय को ही फाइनल मान लिया था डीमनिंग क्लॉज के हिसाब से। तो अब तक जो कानून है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस मैटर को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस कानूनी बिंदु की सुनवाई कर रही है, तो इसलिए इस मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट को ले लिया जाए। वैसे अन्य कोई कारण मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, जस्टिस पानाचंद जैन जी, सर अगर ये मामला
ट्रांसफर होता है सुप्रीम कोर्ट और गोवा वाले मामले के साथ इसको अटैच किया जाता है, तो क्या फिर दोनों केस को एक साथ सुना जाएगा और इसमें टाइम लगेगा, या ये भी हो सकता है कि इस केस पर पहले हियरिंग हो, सुनवाई हो, फैसला हो और गोवा वाला मामला पेंडिंग हो? देखिए कि ये बात तो मिस्टर जैन ने जो कही है वो बिल्कुल सही है कि ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पर वहाँ पर गया है जी। और उस एप्लीकेशन में इसी बात को लिखा गया प्रतीत होता है कि गोवा का मामला है और गोवा के मामले में जो केस के जो फैक्ट्स हैं उन केस के फैक्ट्स के आधार पर दोनों में जो है इस बात को निर्णय करना है कि मर्जर से क्या मतलब है, मर्जर क्या पार्टीज़ का होता है या केवल मात्र कैंडिडेट्स का हो सकता है। तो ये प्रश्न जो है वहाँ पर ऑलरेडी लंबित है, इसलिए ये प्रार्थना की गई है कि दोनों केसेस को एक साथ ही सुना जाए। अब एक साथ सुनने का मतलब ये हुआ कि दूसरी पार्टी को भी निर्णय देना पड़ेगा, तो इस प्रक्रिया में तो टाइम लगेगा। जब तक तो 14 तारीख न जाने कितनी बार निकल जाएगी, तो क्या होगा। तो इस स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि क्या इसके साथ किया जाए या कि नहीं किया जाए। वहाँ पर इसको डिस्टिंग्विश भी किया जा सकता है। अगर इसको डिस्टिंग्विश करें तो ट्रांसफर एप्लीकेशन खारिज कर देंगे कि भाई उसके फैक्ट्स डिफरेंट थे, इसके फैक्ट्स डिफरेंट है। प्रेसिडेंट का ये सिद्धांत है कि अगर फैक्ट्स पर कोई केस डिफरेंट है तो वो उस पर लागू नहीं होता है। यहाँ पर भी दोनों के केस में अधिक समानता नहीं है, दो भिन्न भिन्न स्थिति में है। यहाँ जो सा मैंने जो निवेदन किया कि पैरा 2 के अनुसार ये केस मर्जर से पहले ही जो है इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार की प्ली जो है यहाँ पर उठाई नहीं गई है। केवल मर्जर जो एक्सेप्शन में आता है उसके लिए बात की गई है जी। तो ये भी एक प्रश्न है, अगर वहाँ पर उठाया जाए तो भाई ये तो डिस्क्वालीफाइड है, मर्जर का सवाल ही नहीं है। मर्जर के प्रश्न के बिना भी जो है इस केस को डिसाइड किया जा सकता है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, ये इतना आसान नहीं है कि ट्रांसफर एप्लीकेशन दे दी चले गए जी। जहाँ तक सिंगल बेंच का सवाल है, ये बात सही है कि सिंगल बेंच को डायरेक्शन दी है कि आप इस केस को डिसाइड करो, लेकिन डिसाइड करने का मतलब ये नहीं, सिंगल केस का जो विवेक है उस विवेक पर डीबी नहीं कह सकता कुछ कि आप अपना डिस्क्रिशन किस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे। उसके संबंध में जो है सिंगल जज जो है अपनी प्रभुता रखता है, डायरेक्शन मानेगा। तो उस दिन के बाद जो है अगर वो ये निर्णय लेता है कि भाई मैं तो जो इस केस में जो है फाइनली डिसाइड करता हूँ, आप दोनों मिलकर तय कर लीजिएगा। आज बहस करना चाहो तो आज बहस करो, कल करना चाहे तो कल कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में बात तो एक ही है, प्रश्न एक ही है जी। तो प्रश्न विजय जो है डीबी इसको डिसाइड कर सकती है। ये नहीं है कोई कि डीबी ने ये कह दिया कि आज का आज ये डिसाइड करो तो आज का आज डिसाइड नहीं करेगा तो कोई कंटेम्प्ट हो जाएगा, नहीं। एक जो भी जुडिशियल ऑफिसर होता है, जुडिशियल ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन को कोई भी हाईएस्ट अथॉरिटी जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ठीक है सर, क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, इसलिए बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। आपने बहुत तसल्ली से पूरे फैक्ट को समझाया है। दिनेश कुमार गर्ग जी, इस पॉइंट को क्यों छोड़ दिया गया कि आप उनके मर्जर को गलत साबित करें? आप उनको पहले ही जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की या बीजेपी छोड़ी, विधायकी वहीं चली जानी चाहिए थी, इस बिंदु को क्यों नहीं ध्यान दिया? नहीं, एक्चुअली वो तो उस समय करना चाहिए था बहुजन समाज पार्टी को। जिस समय उन्होंने अपनी जो सदस्यता थी विधानसभा की वो गिव अप की थी, एज पर पैरा 2(1) जो गिव अप की थी, तो उस आधार पर उनको आपत्ति उस समय करनी चाहिए थी। क्योंकि उस समय नहीं की, क्यों नहीं की, इसका जवाब तो बहुजन समाज पार्टी ही दे सकती है। मैं तो उनका लॉयर हूँ, मेरे पास जब उन्होंने संपर्क किया कि सर ये मर्जर का ऑर्डर है, इसको चुनौती देनी है, तो हमने उसको एग्जामिन किया, हमें इलीगल लगा, तो हमने उसके खिलाफ रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में पेश करी। ठीक है, पूनम चंद भंडारी जी, आपको क्या लगता है सर इस केस में अब क्या होगा? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट तो इसमें इंटरफेयर, जहाँ तक मेरी अपनी ओपिनियन है बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र तो करेगा नहीं मुकदमा मेरे ख्याल से जी। लेकिन ये हो सकता है कि ट्रांसफ़र के बहाने हम कई और भी ग्राउंड लेते हैं कि साहब इन्होंने जो डायरेक्शन दिया सिंगल बेंच को एक दिन में तय कर दे स्टे एप्लीकेशन को जी। मुझे लगता है कि वो पार्ट हटा देंगे जिसमें कहा है, जैसे मैंने पढ़ के बताया भी, हालांकि जैन साहब ने नहीं कहा, डायरेक्शन दिए गए हैं सिंगल बेंच को स्टे एप्लीकेशन तय करनी है जी। ये हमारे परंपरा है, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब भी होता है वो ये लिखते हैं। सर, मेरे पास वक्त की कमी है, एक लाइन में मुझे बता पाएं कि क्या कंक्लूड होगा इसका? मेरे हिसाब तो ये स्टे खाई होगी और ये कह देंगे कि वो जो स्टे वाली पे है वो ये जरूरी है उस दिन तय करें अपने विवेक के अनुसार जिस प्रकार से उससे कह रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूनम चंद भंडारी जी आपका शुक्रिया, ए के जैन साहब आपका शुक्रिया, दिनेश गर्ग जी आपका भी शुक्रिया, और
जस्टिस पानाचंद जैन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम दरअसल हमने इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए कि कानूनी पेचीदियां किस तरीके से चल रही हैं और अब आगे राजस्थान की सियासत में क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार।